बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप में भी पूरे बिहार की खबरों को, किसी भी बिहार की खबरों को 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों पप्पू यादव से लेकर के सीपीआई के दीपांकर भट्टाचार्य तक मुकेश सहनी के घर पहुंच गए, लेकिन तेजस्वी यादव अब तक नहीं गए, जिसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान महागठबंधन के प्रचार के कमान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने लगभग एक साथ संभाल रखी थी। इनकी जोड़ी की चर्चा हर जगह थी। इनका साथ में मछली खाना, केक काटना और फिर नारंगी चूसना चर्चा में था। तभी मुकेश सहनी के पिता के साथ यह हादसा हो जाता है और सबसे पहले तेजस्वी यादव के पहुंचने की संभावना थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अब तक तेजस्वी यादव वहां पर नहीं पहुंचे हैं। वजह एक समीकरण और एक पर्व और आरोपियों के नाम तो नहीं है। दरभंगा पुलिस और इस कांड के लिए गठित एसआईटी ने जिन नियोगों को दबोचा है, उसका नाम पटना पुलिस मुख्यालय तक पहुंच चुका है। जाहिर है मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तक ये नाम जरूर पहुंच गए होंगे। आपको बता दूं कि इस कांड के बाद पप्पू यादव वहां पर पहुंचे और कई सारे नेता वहां पर पहुंच चुके मुकेश सहनी के घर, मुकेश सहनी को सांत्वना देने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव अब तक नहीं पहुंचे हैं। ये बड़े ही चर्चा का विषय है और लोग कह रहे हैं कि आखिर बात क्या है, किसके डर की वजह से तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के घर नहीं पहुंचे। दोस्तों बिहार में बीजेपी में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को नए सिरे से सक्रिय करने के जतन में भाजपा जुट गई है। प्रदेश नेतृत्व ने इसी क्रम में एक हॉल में प्रदेश कार्यकारी समिति की आज बैठक बुलाई। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 13 महीने बाद होने वाली बैठक में पार्टी की ओर से केंद्र और फिर राज्य सरकार में सम्मिलित भाजपा के सभी मंत्री, सांसद और पूर्व सांसद, सभी विधायक, पूर्व विधायक, सभी जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के साथ प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य बुलाए गए हैं। इस बैठक में पूरे प्रदेश से लगभग, यानी कि पूरे बिहार से लगभग 1500 पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अभी वक्त है, लेकिन सियासी बिसात पर जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। जन सुराज यात्रा के जरिए बिहार में राजनीतिक जमीन की तलाश कर रहे प्रशांत किशोर को स्थानीय स्तर पर सहयोग मिलता दिख रहा है। इसे ऐसे समझिए कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने भागलपुर में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष आशा जायसवाल 5 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस संबंध में निष्कासन का पत्र भी जारी कर दिया है। प्रशांत किशोर के संगठन के साथ संपर्क में रहने वाले गौरीडी के मोहम्मद आफ्ताब आलम और फिर कहलगांव के पवन भारती भी शामिल है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के लालू प्रसाद यादव की पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी है। यह इस बीच प्रशांत किशोर की ओर से उसे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ 20 जुलाई को इंडिया गठबंधन का प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। यही कारण है कि अपराधी एक के बाद एक क्राइम की वारदात को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। 15 जुलाई की देर रात दरभंगा में अपराधियों ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता के साथ घटना को अंजाम दिया। इस घटना से बिहार की सियासत तेज हो गई। विपक्ष लगातार बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमलावर है। आपको बता दूं कि बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ कल पटना के राजद कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम दल के नेता शामिल हुए। जब बैठक में यह फैसला किया गया है कि बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ 20 जुलाई को इंडिया गठबंधन प्रतिरोध मार्च निकालेगी। दोस्तों मुकेश सहनी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी है। उन्होंने इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट करके अपना दुख जाहिर किया है। जब मुकेश सहनी ने कहा कि पिताजी के अंतिम संस्कार में कंधा देकर के मुखाग्नि दिया, ये क्षण मेरे लिए अत्यंत दुखद, भावनात्मक और हृदय विदारक है। जब उनकी विदाई ने मेरे हृदय में एक गहरा घाव छोड़ दिया है जो कभी भी भर नहीं पाएगा। जब पिताजी की यादें, स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ रहेगी। उनकी क्षति अपूरणीय है और उनके बिना जीवन अधूरा सा लग रहा है। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस वक्त घर में जितन सहनी के अलावा परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। आपको बता दूं कि मुकेश सहनी, उनके भाई और फिर उनके बहन मुंबई में थे। हालांकि घर में जितन के 3 नौकर और फिर सहायक जरूर रहते थे। जब दोपहर बाद मुकेश सहनी पूरे परिवार के साथ मुंबई से बिहार लौटे, जिसके बाद देर शाम जितन सहनी का अंतिम संस्कार हुआ। दोस्तों
दोस्तों बिहार में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब किसी भी घटनाओं को अंजाम देने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। जहां आपराधिक घटनाओं में आए दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसको लेकर के विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर है। इस बीच बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी चिंता जताई है। जी हाँ, जो कि बिहार सरकार के मंत्री है, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, बिहार में आपराधिक घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। जब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही है वे दुखद है और वे ये चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, जहां अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों पप्पू यादव मुकेश सहनी के घर पहुंचे और वहां पर जाकर के उसको संतावना दिया। साथ ही पप्पू यादव ने बिहार में इस तरह की घटना को लेकर के गहरी चिंता जताते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार में आपराधिक माफिया लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं, ये गंभीर विषय है, पर बिना राजनीति किए हुए सभी दलों को एक साथ बैठ करके बातें करनी चाहिए, क्योंकि अपराधियों का ना कोई जाति होता है और ना ही कोई धर्म। इसलिए बिहार के इस विषय पर निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक हो। मुकेश सहनी के पिता के साथ हुए इस घटना पर यह विषय काफी महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए बिहार में अपराध मुक्त बनाने के लिए सभी लोगों को एक साथ बैठ करके काम करने की आवश्यकता है। दोस्तों बिहार राज्य के भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल IRCTC बिहार के लोगों के लिए धार्मिक टूर पैकेज लेकर के आई है। जी हाँ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC ने शिरडी साई बाबा के साथ साथ 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए एक किफायती पैकेज लॉन्च किया है। ये पैकेज 10 रात और 11 दिन का है। यात्रा 24 अगस्त को बिहार स्थित शहर बेतिया से शुरू होने वाली है और 3 सितंबर को बेतिया वापस आ जाएगी। एक बहुत बड़ी खबर आई है बिहार के अररिया से। बिहार के अररिया फॉरबिसगंज प्रखंड के मझुआ आमरहारा ग्रामीण सड़क मार्ग में वर्षों से पहले बना पुल ध्वस्त हो गया है। जहां स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि सड़क मार्ग में 3 छोटे छोटे पुल थे, जिसमें से एक पुल पहले ही बाढ़ के पानी में बह गया था। जिस जगह पर पाइप डाल करके मिट्टी भरा गया, वहीं पर दूसरा पुल भी पानी में बह गया। जहां इस पुल के बह जाने से आवागमन बाधित हो गया है। इसे लेकर के स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने कहा कि विभागीय उदासीनता के कारण बरसात के दिनों में लोगों को प्रखंड मुख्यालय में आने जाने में काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में विभागीय सख्ती के बाद बच्चों की उपस्थिति अब 70 से 85% तक तो पहुंच गई है, लेकिन इसके कारण एक और नई समस्या देखने को मिल रही है। दरअसल अब इन स्कूलों में टीचर्स की कमी हो गई है, जहां इसकी वजह से विषयवार शिक्षकों के अभाव में बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आलम यह है कि हिंदी वाले टीचर संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो गणित वाले टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो फिर वहीं पर साइंस वाले टीचर किसी और विषय पर बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले 1.5 साल में बिहार में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई है। इसके बाद भी छात्रों की संख्या के अनुपात में विषयवार शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी है। इसका कारण पोस्टिंग भी है, क्योंकि सही से पोस्टिंग नहीं होने के कारण अभी भी 60% से अधिक स्कूल मानक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, जहां अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। यही कारण है कि अपराधी एक के बाद एक क्राइम की वारदात को बेखौफ अंजाम देकर के पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। यह 15 जुलाई की देर शाम दरभंगा में हुए घटना से पूरे बिहार दहल गया, जो कि मुकेश सहनी के पिताजी के साथ हुआ। जी हां, आपको बता दूं कि विपक्ष लगातार बिहार की डबल इंजन की सरकार पर हमलावर है। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर के RJD भी NDA सरकार पर लगातार हमला बोल रही है, जिसे लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने पूछा है कि राजद वालों को बोलने का क्या अधिकार है इसमें। जब उन्होंने कहा कि RJD भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का प्रतीक है, जब उनको बोलने का कोई नैतिकता अधिकार है ही नहीं। जब सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि देखिए, अपराध होता है, लेकिन नीतीश राज में अपराध के 24 घंटे के भीतर अपराधी पकड़े जाते हैं। यह कहना है सम्राट चौधरी का, जो कि बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। खबर किशनगंज से सामने आई है। आपको बता दूं कि किशनगंज में शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले संवेदकों और फिर भ्रष्ट अधिकारियों पर विभागीय शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद जफर आलम ने जिले के सभी प्रभारी प्रधान अध्यापक को पत्र लिखकर के 3 दिनों के अंदर पेयजल योजना की राशि निकासी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। जानकारी के अनुसार विद्यालय में बच्चे को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए राशि दी गई थी। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और फिर राशि के बंदरबाट होने की शिकायत मिलने के बाद अब जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है। ये सूत्रों के माने तो जमीन पर जो काम होना चाहिए था वह नहीं किया गया है। जारी पत्र के अनुसार 109 प्राथमिक और फिर मध्य विद्यालय को 2,50,000 की दर से ड्राइंग लिमिट दिया गया था। वहीं पर 64 उच्च विद्यालयों को राशि 2,72,000 की दर से ड्राइंग लिमिट दिया गया था।
बिहार से खबर सामने आई है कि बिहार में मानसून पर ब्रेक लग गया है, जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दूं कि बिहार में मानसून की रफ्तार कमजोर बने रहने के कारण वर्षा की कमी आई है। वहीं पर तीखी धूप निकलने से तापमान में वृद्धि होने के कारण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और फिर दक्षिण पूर्व भागों के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। अगले 48 घंटे के दौरान दक्षिण बिहार में सतही हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे एवं झोंके के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना है। ऐसे में नदी में नाविकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जहां अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री वृद्धि होने के सब पूर्वानुमान है। जब मौसम विज्ञान के अनुसार बिहार में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कहीं बारिश और कहीं अति बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान छिटपुट वर्षा की भी संभावना जताई गई है। बारिश में कमी होने के कारण दोपहर और फिर रात में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। जब बीते 24 घंटे के दौरान बिहार के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा वर्षा मधेपुरा के गलगलिया में दर्ज की गई है। दोस्तों, पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव और मंत्री लेसी सिंह के बीच राजनीतिक वाक युद्ध शुरू हो गया है। जब पिछले दिनों सांसद पप्पू यादव द्वारा मंत्री लेसी सिंह पर व्यक्तिगत और फिर राजपूत जाति पर जातिगत कटाक्ष करने पर जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने मंत्री लेसी सिंह के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर सांसद पप्पू यादव को चुनौती दी। जदयू के बिहार पॉलिटिकल कन्वीनर एस.के. विमल ने कहा कि पप्पू यादव रुपौली विधानसभा चुनाव के समय से मंत्री लेसी सिंह पर व्यक्तिगत टिप्पणी और फिर राजपूत जाति के नाम पर कटाक्ष कर रहे हैं। जब वे अपनी भाषा की मर्यादा सुधार लें, नहीं तो फिर उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। पप्पू यादव युद्ध की बात करते हैं तो फिर युद्ध का जमाना नहीं बल्कि बुद्ध का जमाना है। अगर वे युद्ध की चुनौती देंगे तो फिर जेडीयू कार्यकर्ता भी उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं। जब जहां जैसे कहेंगे हम तैयार हैं। ऐसे में यूं कहा जा सकता है कि पूर्णिया में पप्पू यादव वर्सेस जेडीयू शायद होने वाली है, क्योंकि जेडीयू के नेता और पप्पू यादव के बीच टकराव की स्थिति दिख रही है। दोस्तों, पूर्णिया की रुपौली विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सामने आए 1 हफ्ता से अधिक हो गया है, लेकिन इसकी हार आरजेडी और जेडीयू को दोनों को रह करके टीस मार रही है, सता रही है, दर्द दे रही है। इस हार ने जो जख्म दिए हैं वो बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत कहे जा रहे हैं। खास तौर पर चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने इसको लेकर के जो तर्क दे रहे हैं उसमें दम भी है। जहाँ प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि ये तो बदलाव की शुरुआत, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। जब प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा के दौरान लोगों के बीच चर्चा करने के दौरान बताया कि कोई जाति किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है और सिर्फ जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ते हैं। इसी वजह से रुपौली में जदयू और फिर आरजेडी की हार हो गई। लेकिन ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। जब बदलाव होगा बिहार में, राजनीति में होने वाला है बदलाव। दरअसल प्रशांत किशोर आरजेडी के उस आरोप पर जवाब देते हुए पलटवार किया है कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है। इसी आरोप के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि सत्य की अपनी एक अलग ताकत होती है और सत्य को कोई नहीं हिला सकता। अगर सत्य की अपनी ताकत नहीं होती तो फिर वे आरजेडी वाले को डर नहीं लगता। आरजेडी वाले को डर लग रहा है कि जितने लोग भी छोड़ करके भाग रहे हैं वे लालटेन के लोग हैं। लालटेन से किरासन तेल निकलना शुरू हो गया है। चिट्ठी आपने पढ़ी होगी जो राजद वाले जारी किए हैं कार्यकर्ताओं के लिए कि अगर जो प्रशांत किशोर के पार्टी में जाएंगे, प्रशांत किशोर के साथ घूमेंगे तो फिर उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने इसके बाद रुपौली उपचुनाव परिणाम पर बोलते हुए जो बातें समीकरण के साथ समझाते हुए कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा कि रुपौली में 14 से 15 हजार यादव रहते हैं और 45 हजार मुसलमान रहते हैं, मगर आपने देखा होगा आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती को 30 हजार वोट आया। आज वे रुपौली में तीसरे स्थान पर आ गए। कहाँ गया एमवाई समीकरण? बिहार में लोग कहते हैं कि सभी अति पिछड़ा समाज के लोग नीतीश कुमार के साथ हैं और भाजपा के साथ हैं, तो फिर कहाँ गए कलांधर मंडल? वे दूसरे नंबर पर रहे। करीब करीब गंगोता समाज के लोग 80 हजार है। यही कारण है कि मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ कोई भी किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है। दोस्तों, बिहार के नौकरशाही और फिर भ्रष्टाचारियों के गठजोड़ पर केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां ईडी ने हथौड़ा मारना शुरू कर दिया है। ईडी का पहला हथौड़ा हाल ही में किया गया है, जो आपको केडीबी लाइव के माध्यम से कल बताया गया था। आपको बता दें कि बीते मंगलवार बिहार कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव रंजन हंस और उस बिजनेस पार्टनर कहे जा रहे आरजेडी के पूर्व एमएलए गुलाब यादव के कई ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। हालांकि इसमें क्या मिला और किस वजह से रेड किया गया, इस पर कोई भी आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है। जब सूत्रों के माने तो बिहार में ईडी की रडार पर मौजूदा समय में कई विभागों के प्रधान सचिव और फिर सचिव के स्तर के अधिकारियों के साथ साथ कुछ पूर्व अधिकारी भी आ गए हैं। कहा
जा रहा है कि राजनीतिक कारणों से इन सबों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही थी, जो अब शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में बिहार के कई बड़े और IAS अधिकारियों के साथ साथ कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से भी ईडी अलग अलग मामले को लेकर के पूछताछ कर सकती है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में इन सब पर बड़ी कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है इस वीडियो में कि एक युवक नीतीश कुमार के पीछे से पहुंच करके उन पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी और फिर पुलिस उस युवक को पकड़ लेते हैं। यूजर्स इस वीडियो क्लिप को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर युवक ने हमला कर दिया। वीडियो शेयर करके यूजर्स आरोपी युवक पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वीडियो की हाल ही में शेयर करने से लग रहा है कि जैसे ये अभी की घटना हो। जब KDB लाइव ने इस जांच में पाया है कि नीतीश कुमार पर हमले के प्रयास का ये वीडियो मार्च 2022 का है। जांच में पता चला है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ था। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने उसे माफी मांगी थी। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने आरोपी युवक की चिकित्सा सहायता के लिए भी कहा है। ये जो वीडियो वायरल किया जा रहा है ये बिल्कुल सरासर गलत है। आज का नहीं है, बहुत पहले का है, 2022 का है। जो लोग हाल फिलहाल बता करके इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने राजद के दौर को जंगल राज बताया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जो लोग जंगल राज कायम करने वाले रहे हैं उन्हें ख्वाब में भी जंगल राज की याद आता है। जब नीतीश कुमार सुशासन बाबू है, उन्होंने कभी भी अपराधियों से समझौता नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जीतन सहनी के साथ हुई घटना दुखद है। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से बात की है, उन्हें भरोसा दिलाया है कि जो भी अपराधी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल है वे बचेंगे नहीं। जब पुलिस अपराधी के करीब पहुंच चुकी है, हम लोग जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के भीतर अपराध से कोई भी समझौता ना हुआ है और नहीं होगा। जब विपक्ष के आरोपों पर जदयू नेता जयंत राज कुशवाहा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा राज्य है, घटना तो हो जाती है, इस पर कार्रवाई भी हो रही है। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की सरकार को केंद्र सरकार द्वारा खुशखबरी मिल सकती है। इसके संकेत नीति आयोग के पूर्ण गठन से मिल रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पूर्ण गठन कर लिया है, जिसमें बिहार से 3 केंद्रीय मंत्रियों को सदस्य बनाया गया है। केंद्र का यह फैसला बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये इसलिए भी क्योंकि केंद्र की सरकार से लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को से लेकर के विशेष पैकेज की मांग की जा रही है। बिहार के 3 मंत्रियों को इस आयोग में शामिल होने पर संभावना बढ़ गई है। बिहार के 3 मंत्रियों को इस आयोग में शामिल होने पर संभावना बढ़ गई है कि राज्य को ये विशेष राज्य का दर्जा अभी दिलाया जाए। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बीते वर्षों में नीति आयोग ने देश की योजनाओं और फिर अर्थ नीति से जुड़े हुए कई अहम निर्णय लिए हैं। एक बार फिर से नीति आयोग को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी पहल करते हुए इस बार एनडीए की सहयोगियों को भी इसमें भरपूर सहयोग जगह दी है। राष्ट्रीय आयोग में ऐसे तो इसमें विभिन्न राज्यों और फिर दलों के सदस्य बनाए गए हैं, लेकिन बिहार के लिहाज से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, ललन सिंह, जीतन राम मांझी का इस आयोग में शामिल किया जाना ज्यादा अहम है, क्योंकि बिहार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर के बिहार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार की एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी केंद्र की सरकार से लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, ताकि बिहार तेज गति से विकास कर सके। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव अच्छे पिता हैं, जो 9वीं फेल अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जब प्रशांत किशोर ने सीधे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोला, उन्होंने उसे 9वीं फेल बताया और कहा कि 9वीं फेल को लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए वो पिता अच्छे हैं। जब बिहार का राजा बनाना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि मैं उनकी शिकायत करता हूँ। मैं उनकी शिकायत नहीं बल्कि उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि वे भी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। इसके लिए अभी भी वे जुटे हुए हैं। जब पदयात्रा के दौरान कई जगहों पर फूलों की माला, अंगवस्त्र पहना करके लोगों ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान गांव के लोगों ने प्रशांत किशोर की पदयात्रा का स्वागत बैंड बाजा ढोल नगाड़ों के साथ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ भी देखने को मिली। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि वोट देते समय स्वार्थी बनिए, तब जाकर के आपके और फिर आपके बच्चों का बेहतर भविष्य हो पाएगा। नेता को देख करके वोट मत दीजिए। अगर नेता को देख करके वोट देंगे तो फिर उनके बच्चों की जिंदगी सुधरेगी। इससे आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए इस बार वोट अपने हक के लिए दीजिए, तब जाकर के आपका जीवन बेहतर हो पाएगा। दोस्तों, बिहार में अब रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकट सस्ते हो गए हैं। जी हाँ, ये बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट
डॉर्मेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी से चलने वाले वाहनों पर लगने वाले जीएसटी को हटा दिया गया है। यही नहीं, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह तक की हॉस्टल सेवाओं पर जीएसटी से छूट मिलेगी। ये फैसला जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में लिया गया था और अब बिहार सरकार ने इसे लागू कर दिया है। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म टिकट पर पहले 5% जीएसटी देना पड़ता था, जो अब हटा दिया गया है। इससे 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट अब 9 रुपए में मिलेगा। इस फैसले से आम लोगों को अब राहत मिलेगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी मुक्त कर दिया है, जिसमें डॉर्मेट्री, वेटिंग रूम और फिर क्लॉक रूम शामिल है। दोस्तों, बिहार में सीमा पार कर रहे नेपाल में नाबालिग लड़की को ले जाते हुए एक युवक को सीमा बल के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी बजरंग चौक पर हुई है। पूछताछ में पता चला है कि युवक ने लड़की को बहला फुसला करके लाया था। इस कारण लड़की उसके चंगुल में फंस गई थी और वह बिहार से भाग करके नेपाल जाने को तैयार हो गई थी। बाद में पता चला है कि लड़की सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा थाना क्षेत्र के एक गाँव की है, जबकि गिरफ्तार युवक घोरासन थाना क्षेत्र के बलापुर का सराजुल मियाँ है। गश्ती दल का नेतृत्व हेड कांस्टेबल जीडी संजीव कुमार पाठक कर रहे थे। जानकारी देते हुए पाठक ने बताया है कि शाम को वे ड्यूटी पर थे। रात करीब 8 बजे के एक बाइक पर 2 लड़का और फिर एक लड़की चैनपुर की तरफ आ रहे थे। जब उसने रुकने का इशारा किया तो फिर बाइक सवार लोग घबराने लगे। इससे कांस्टेबल का शक गहरा गया और उन्होंने तुरंत उनको बाइक रोकने को कहा। जब बाइक सवार इससे घबरा गया और फिर उसने आनन फानन में बाइक वहीं पर छोड़ दी और वह भाग गया। दोस्तों, बिहार के सिवान में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सिवान में 200 पदों पर बहाली होने वाली है। इसके लिए यहां पर 19 जुलाई को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। खबर के अनुसार जिला नियोजन पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि कैंप का आयोजन श्रम संसाधन विभाग की ओर से सिवान की DRCC में सुबह के 10 बजे से लेकर के संध्या 4 बजे तक होगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इस कैंप में डिक्शन टेक्नोलॉजी लिमिटेड नोएडा 200 पदों पर भर्ती करेगी। 10वीं ITI डिप्लोमा पास युवा अपने दस्तावेजों के साथ यहां पर उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरव्यू के आधार पर युवाओं का चयन किया जाएगा। दोस्तों, बिहार हेल्थ सोसाइटी और बिहार लोक सेवा आयोग में अलग अलग पदों पर भर्तियां चल रही है। जो कैंडिडेट्स आवेदन करने की ज़रूरी योग्यता और फिर इच्छा रखते हों, वे बताया गए प्रारूप में लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई करें। हम यहां पर दोनों वैकेंसी का ज़रूरी डिटेल आपसे शेयर कर रहे हैं। जो इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप संबंधित संस्थान की वेबसाइट पर जाकर के पता कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 4,500 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 1 जुलाई से हो रहे हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जुलाई 2024 है। इस वैकेंसी के लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट है shs.bihar.gov.in। उसके बाद बिहार हेल्थ सोसाइटी के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदों के लिए यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं और फिर इन पदों का डिटेल्स भी पा सकते हैं। अब योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो वे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने BSc नर्सिंग की हो और फिर उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ में कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा किया हो। जब वे डिप्लोमा इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसकी एज 21 से 47 साल के बीच है। वहीं पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती चल रही है, जहां आवेदन 25 जून से हो रहे हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 जुलाई है। BSSC की इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 1339 पदों पर भर्ती होगी। इसमें पात्रता के बारे में अगर बात किया जाए तो आवेदन करने के लिए जरूरी है कैंडिडेट्स ने संबंधित विषय में MD या फिर MS या DNB की डिग्री ली हो। इसके साथ ही उसे किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में कम से कम 3 साल सीनियर रेजिडेंट या फिर ट्यूटर के पद पर काम करने का अनुभव होना चाहिए। पात्रता संबंधित डिटेल और भी है, इसकी जानकारी नोटिस को आप देख सकते हैं जानकारी के लिए। इसकी वेबसाइट है bpsc.bis.nlc.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप सारी चीज़ देख सकते हैं। दोस्तों, ओलंपिक 2024 के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ये इसी महीने की 26 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इसके लिए भारतीय खिलाड़ी पूरी तैयारी में हैं। जब पुरुष से लेकर के महिलाओं तक ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों ने भारत को जीत दिलाने के लिए कमर कस ली है। आपको बता दें कि भारत ने पिछली बार टोक्यो ओलंपिक खेलों में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके इतिहास रच दिया था। उसी तरह इस बार भी भारत की नज़र अपने पदकों की संख्या बढ़ाने पर टिकी हुई है और इसके लिए उसे अपने निशानेबाजों से भी काफ़ी उम्मीद है। इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में एक अनुभवी महिला निशानेबाज श्रेयसी सिंह भी हिस्सा लेने जा रही है, जो पहली बार किसी ओलंपिक में खेलने वाली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वे एक विधायक भी हैं
जो साल 2020 में जमुई की सीट से भाजपा में शामिल हुई थी और वह विधायक है श्रेयसी सिंह। जी हम बात कर रहे हैं विधायक श्रेयसी सिंह के बारे में। 32 वर्षीय श्रेयसी सिंह एक अनुभवी निशानेबाज होने के साथ साथ बिहार में बीजेपी की महिला विधायक हैं। वह बिहार के जमुई से विधायक हैं। विधायक बनने के बाद भी श्रेयसी सिंह ने निशानेबाजी में भारत के लिए परचम लहराने का फैसला किया है। इसी तरह वे ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की पहली विधायक बन जाएगी। साथ ही देशवासियों को भी पेरिस ओलंपिक में श्रेयसी सिंह से काफी ज्यादा उम्मीदें होगी। आपको बता दूं कि श्रेयसी सिंह को राजश्री कुमारी के साथ महिला ट्रैप इवेंट टीम में शामिल किया गया है। श्रेयसी सिंह को निशानेबाजी अपने ही परिवार से विरासत में मिली है। दरअसल उनके पिता दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और वे शूटर भी थे। यही नहीं, श्रेयसी सिंह के दादा शैलेंद्र सिंह भी शूटर रह चुके हैं। इसके अलावा श्रेयसी सिंह की मां पुतुल कुमारी बिहार की बांका लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी है। श्रेयसी सिंह ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने MBA किया और फिर श्रेयसी सिंह साल 2020 में भाजपा में शामिल हो गई और वे अभी बिहार के जमुई से विधायक हैं। खबर बिहार के नहीं बल्कि बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से सामने आया है। जब लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में सियासी घमासान जारी है। राजनीतिक गलियारों में हर दिन नई खबरें सामने आ रही है। इस बीच बताया जा रहा है कि CM योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे सकते हैं। राजनीतिक चर्चाओं के बीच योगी आदित्यनाथ के इस्तीफा देने को लेकर के बात कही जा रही है। आपको बता दूं कि CM योगी आदित्यनाथ कल मंत्रियों की बैठक बुलाई। जब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के इसमें रणनीति बनाई जाएगी। बैठक के दौरान योगी मंत्रियों से तैयारी का फीडबैक लिया। इन सब के बीच डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक से पहले ही ट्वीट किया। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर के योगी जी घिरे हुए हैं। 2019 चुनाव में जहां भाजपा ने 62 सीटें जीती थी तो फिर वहीं 2024 में महज 33 सीटों पर ही सिमट गई। जब समाजवादी पार्टी ने अकेले ही 37 सीटों पर कब्जा जमा लिया। नतीजों के बाद से CM योगी निशाने पर हैं। जब उत्तर प्रदेश बीजेपी का एक धरा उन्हें खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिस वजह से कहा जाता है कि CM योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लिया जा सकता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि KDB लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाए, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, योजना से रिलेटेड हो, बिहार न्यूज़ से रिलेटेड हो, बिहार पॉलिटिकल न्यूज़ से रिलेटेड हो, या फिर आपके जिला से जुड़े हुए न्यूज़ हो, हेल्थ से जुड़े हुए न्यूज़ हो, योजना से जुड़े हुए न्यूज़ हो, बहुत सारे न्यूज़ दिया जाता है। अलग अलग उसमें ID बनाया गया है। आप जिस ID को फॉलो करेंगे उसी से रिलेटेड आपको खबरें मिलेगी। यानी कि मान के चलिए कि आपको जॉब से जुड़े हुए खबरें चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि जॉब वाले जो ID है उसको फॉलो कर देंगे तो आपको जॉब से जुड़ी हुई खबरें मिलेगी। उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। उसके बाद उसको क्लिक करके आप उस जॉब के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन सी नई नई वैकेंसियाँ आ रही है। जी हाँ, ये आपके लिए अच्छा मौका है, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए KDB लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।